गुड आफ्टरनून। कल हम लोग बात कर रहे थे मौलिक ढांचे पर और यहां तक बात कर चुके थे कि मौलिक ढांचे के कारण न्यायिक विधायन की शुरुआत हो चुकी है। इसलिए कुछ लोगों ने यह कहा कि मौलिक ढांचे के विचार को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये उठा, क्या वास्तव में मौलिक ढांचे के विचार को समाप्त किया जाना चाहिए? हमेशा ध्यान दो, एक प्रश्न उठा कि क्या मौलिक ढांचे के विचार के प्रतिपादन का उद्देश्य न्यायिक विधायन की शुरुआत करना है? देखो, आप प्रश्न यह उठने लगा, क्या मौलिक ढांचे के विचार, जो मौलिक ढांचे का सिद्धांत दिया गया, क्या इसके प्रतिपादन का उद्देश्य न्यायिक विधायन की शुरुआत करना है? यही प्रश्न उठ खड़ा हुआ। अब ध्यान देना इस बात को, इसका उद्देश्य क्या है? क्या वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने या केशवानंद वाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने यह विचार दिया, तो क्या वास्तव में इसका उद्देश्य न्यायिक विधायन की शुरुआत करना है या नहीं है? यदि इस पर विचार किया जाए तो यह कहना उचित है कि मौलिक ढांचे का उद्देश्य न्यायिक सर्वोच्चता की स्थापना करना नहीं था, बल्कि संविधान के मूल स्वरूप को बचाना था। हमेशा ध्यान दो, संविधान का जो मूल स्वरूप है उसे बचाना इसका प्राथमिक उद्देश्य है, न कि न्यायिक सर्वोच्चता की स्थापना करना। पहली बात। हम दूसरी चीज बात करें, जब न्यायपालिका ने यह कहा कि मौलिक ढांचे को समय के अनुरूप परिभाषित करते रहेंगे, तो इसका उद्देश्य क्या था? कि समय के अनुरूप जो मूल्य बदल रहे हैं, उन मूल्यों को संविधान में शामिल करके संविधान को गतिशील बनाया जाए। हमेशा ध्यान दो, तो समय के अनुरूप मौलिक ढांचे को परिभाषित करने की बात करके न्यायालय का उद्देश्य यह था कि समय के अनुरूप संविधान को डायनेमिक बनाया जाए। हमेशा समय के अनुरूप संविधान को गतिशील बनाया जाए, यह उद्देश्य था। फिर दूसरी चीज, केशवानंद वाद में सुप्रीम कोर्ट ने जब मौलिक ढांचे का विचार दिया, केशवानंद वाद में सुप्रीम कोर्ट ने जब मौलिक ढांचे का विचार दिया, तो इसका उद्देश्य न्यायिक सर्वोच्चता की स्थापना करना नहीं था। हमेशा ध्यान दो, बल्कि इसका उद्देश्य यह भी था कि विधायिका निरंकुश न बनने पाए और संविधान में इतना परिवर्तन न कर दे कि संविधान में मूल स्वरूप को खो दे। दूसरी चीज, मौलिक अधिकारों का संरक्षण भी करना था। इसलिए यह कहा गया था कि मौलिक ढांचे के विचार से या मौलिक ढांचे के विचार के प्रतिपादन का उद्देश्य न्यायिक विधायन की शुरुआत करना नहीं है। हमेशा ध्यान दो, इसका महत्व है। इसे यह कहा जाता है कि मौलिक ढांचा आज भारतीय शासन व्यवस्था और संविधान में एक मील का पत्थर है, माइल स्टोन है। वस्तुतः न्यायपालिका और विधायक सम्मान करें तो इसको लेकर कोई विवाद नहीं होगा। विवाद तब होगा जब सुप्रीम कोर्ट बिना तर्क दिए किसी भी मूल्य को मौलिक ढांचा घोषित कर दे, तो समस्या होगी। लेकिन आज भी
मौलिक ढांचे का विचार संविधान में बना हुआ है। और अच्छी बात यह है कि संसद विधायिका ने भी मौलिक ढांचे को एक्सेप्ट कर लिया और उसे बनाए रखते हुए संविधान संशोधन का लगातार प्रयास किया जा रहा है। अब सोचो, इसलिए मौलिक ढांचे को आज सरकार, न्यायपालिका और जनमत सबने स्वीकार कर लिया है। मौलिक ढांचा, इसको लिखो आप, पैरा चेंज करो और लिखो आप। लिखो, लेकिन कल जहां तक लिखे थे उसके नीचे लिखो, लेकिन तार्किक दृष्टि से विचार किया जाए तार्किक दृष्टि से विचार किया जाए तो यह कहना उचित है कि मौलिक ढांचे के विचार के प्रतिपादन का उद्देश्य न्यायिक विधायन की शुरुआत करना नहीं था। क्योंकि नंबर 1, मौलिक ढांचा के सिद्धांत को स्वीकार करने का उद्देश्य संविधान के मूल स्वरूप को बचाए रखना है, न कि न्यायिक सर्वोच्चता की स्थापना करना। नंबर 2, न्यायपालिका ने मौलिक ढांचे को समय के अनुरूप परिभाषित करने की वकालत करके संविधान को जड़ बनने से रोक दिया।
यदि न्यायपालिका मौलिक ढांचे को अभी परिभाषित कर दे तो इस बात की आशंका बन सकती है कि सरकार किसी ऐसे कानून का निर्माण कर दे जो मौलिक ढांचे के विपरीत न हो, और सरकार की निरंकुशता को प्रोत्साहन भी मिले। प्रोत्साहन भी मिले। अगला पॉइंट, केशवानंदवाद। केशवानंदवाद में न्यायालय ने मौलिक ढांचे का जो विचार दिया, उसका उद्देश्य संविधान में मनमाने संशोधन पर रोक लगाना था। तथा शक्तियों के केंद्रीकरण को रोकना था। यद्यपि न्यायपालिका ने अनेक निर्णय दिए, किंतु उसका उद्देश्य सरकार को
निर्देश देना नहीं था, बल्कि सरकार ने स्वेच्छा से न्यायालय के निर्णय के अनुरूप कानून का निर्माण किया। पैरा चेंज करो इस प्रकार। यह कहना तर्कसंगत है कि मौलिक ढांचे के विचार ने न्यायिक विधान की शुरुआत नहीं की, बल्कि मौलिक ढांचे ने न्यायपालिका को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से विधि की उचित प्रक्रिया की ओर मोड़ दिया। वस्तुतः मौलिक ढांचे का विचार एक मील का पत्थर है, किंतु इसके लिए आवश्यक है कि न्यायपालिका और विधायिका दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। अब सोचो, एक प्रश्न देखो जरा। एक प्रश्न है, क्वेश्चन, केशवानंदवाद संवैधानिक व्यवस्था का मार्गदर्शक है, स्पष्ट करें। अब एक चीज सोचो,
संवैधानिक व्यवस्था का मार्गदर्शक क्यों है? संवैधानिक व्यवस्था का मार्गदर्शक क्यों है? मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं, मैं आपके, हमेशा ध्यान दो। यह मार्गदर्शक क्यों है? क्योंकि केशवानंद वाद का डिसीजन क्या था? हमेशा ध्यान दो। पहला डिसीजन यह है कि मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं तथा कानून का निर्माण करते समय नीति निर्देशक तत्व को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब हमेशा ध्यान दो, कैसे संवैधानिक व्यवस्था का मार्गदर्शक बन गया? मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं तथा कानून का निर्माण करते समय नीति निर्देशक तत्व को ध्यान में रखा जाना चाहिए। हमेशा ध्यान दो, ये जो डिसीजन था, दूसरा डिसीजन ये था, यदि पहलू अस्पष्ट है तो प्रस्तावना का सहारा लिया जाना चाहिए। तीसरा जो उसका डिसीजन है केशवानंद वाद का, संसद मौलिक ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। एक चीज सोचो जरा, यह केशवानंद वाद का डिसीजन है। ये तीन महत्वपूर्ण बातें हैं केशवानंद वाद का कि अब एक प्रश्न, यह संवैधानिक व्यवस्था का मार्गदर्शक कैसे हो गया? हमेशा ध्यान दें इस बात को। हम सेकेंड पैरे में आएंगे और सेकेंड पैरे में क्या कहेंगे। हमेशा हम सेकेंड पैरे की बात करें। अब ये बताएंगे केशवानंद वाद संवैधानिक व्यवस्था का मार्गदर्शक है, क्योंकि अब एक से ध्यान दो इस बात को। देखो कितनी बड़ी चीज कि आप संसद जो है, संसद संविधान में मनमाना संशोधन नहीं कर सकती। संसद संविधान में मनमाना कर सकती है। पहली बात, मौलिक ढांचे से क्या हुआ? कारण संसद की सर्वोच्चता खंडित हो गई। तथा न्यायिक एवं सर्वोच्चता का
समन्वय पर बल। कितनी अच्छी बात है, कैसे संवैधानिक व्यवस्था का मार्गदर्शक बन गया। पहले संसद सर्वोच्च थी और संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकती थी। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को। दूसरी चीज, इस मौलिक ढांचे के विचार ने क्या किया, संविधान में मनमाना संशोधनों पर रोक लगा दिया। संसद की सर्वोच्चता खंडित हो गई तथा न्यायिक एवं संसद की सर्वोच्चता का समन्वित रूप उभर के आ गया। ये नंबर ए, एक बहुत बड़ी चीज है ये, हमेशा ध्यान दो इस बात को। नंबर 2 की बात करें, देखो पहली बात कि पहले क्या था, सज्जन सिंहवाद और शंकरी प्रसादवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकते हो, पर यहां उसने क्या कर दिया, रोक लगा दिया। दूसरा जो मुद्दा आया, नंबर बी, हमेशा दूसरा जो मुद्दा यह था कि अब न्यायपालिका की स्थिति चेंज हो गई। न्यायपालिका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से विधि की उचित प्रक्रिया की ओर मुड़ गई। हमेशा मौलिक ढांचे के कारण न्यायपालिका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से विधि की उचित प्रक्रिया और मुड़ गई तथा कानून के औचित्य पर परिणामतः न्यायिक सक्रियता का दौर शुरू हो गया। अब एक से ध्यान दो, यह संवैधानिक व्यवस्था के कैसे मार्गदर्शक बन गया कि केशवानंदवाद में मौलिक ढांचे के सिद्धांत की बात की गई और न्यायपालिका क्या हुई, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से विधि की उचित प्रक्रिया की ओर मुड़ गई तथा कानून के औचित्य पर बल देने लगी, जिससे न्यायिक सक्रियता का दौर शुरू हो गया। अब एक चीज सोचो जरा, सबसे बड़ी चीज तो यह हुआ कि केशवानंदवाद कैसे संवैधानिक व्यवस्था का मार्गदर्शक बन गया। हम तीसरी चीज बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को, नंबर सी की हम बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को। अब तक जो नीति निर्देशक तत्व थे वो गैरवाद योग्य थे। जब केशवानंदवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कानून का निर्माण करते समय नीति निर्देशक तत्व को ध्यान में रखना होगा, तो कहीं न कहीं इस निर्णय के बाद क्या हुआ, नीति निर्देशक तत्व गैरवादी योग्य होने के बावजूद महत्वपूर्ण हो गए। हमेशा ध्यान दो इस बात को। नंबर सी की बात करें, नीति तत्व वाद योग्य होने के बावजूद महत्वपूर्ण हो गए। हमेशा ध्यान दो इस बात को, गैरवाद योग्य होने के बावजूद महत्वपूर्ण हो गए और सरकार
नीति, निर्देशक तत्व पर ध्यान देने लगी। न्यायपालिका ने स्वयं नीति, निर्देशक तत्व के अनेक भाग को मौलिक अधिकार में शामिल करने की वकालत करने लगी। जिस प्रकार जैसे निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, हमेशा ध्यान दें इस बात को, नीति निर्देशक तत्व गैरवाद योग्य हैं। गैरवाद योग्य होने के बावजूद ये महत्वपूर्ण हो गए और सरकार को नीति निर्देशक तत्व पर ध्यान देना पड़ा। सरकार ध्यान देने लगी। न्यायपालिका स्वयं नीति निर्देशक तत्व के अनेक भागों को मौलिक अधिकार में शामिल करने की वकालत करने लगी। कितना कैसे महत्वपूर्ण हो गया। अंत में देखा जाए, हम नंबर डी की बात करें, संवैधानिक व्यवस्था का मार्गदर्शक कैसे है। हमेशा प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया। तथा संविधान का मार्गदर्शक बन गया। ये केशवानंदवाद के कारण, ये करने के बाद अंत में आएंगे थर्ड पैरे में और हम निष्कर्ष की बात करेंगे। और निष्कर्ष में इतनी बातें करनी है कि केशवानंदवाद भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में एक मील का पत्थर साबित हुआ। केशवानंदवाद भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में एक मील का पत्थर साबित हुआ। आंसर क्लोज आपका। अब एक चीज सोचो जरा, दूसरा जो प्रश्न है कि केशवानंदवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने हमेशा ध्यान दो इस बात को, दूसरा क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक व्यवस्था एवं विधायिका के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए एक ऐसा मानदंड प्रस्तुत किया जिससे विधायिका के निरंकुशता में बाधा खड़ी हुई।
स्पष्ट करें। इस प्रश्न को देखो आप, एक सबसे बड़ी चीज, केशवानंद वाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक व्यवस्था और विधायिका के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए एक ऐसा मानदंड प्रस्तुत किया जिससे विधायिका के निरंकुशता में बाधा खड़ी हो गई। अब एक चीज सोचो, फर्स्ट पैरे में क्या होगा? केशवानंद वाद में जो डिसीजन था, डिसीजन क्या था? मौलिक अधिकार है, नीति तत्व पूरक हैं। दूसरा क्या था? आया ये दो बातें कि मौलिक ढांचे का विचार आया, अर्थात संसद संविधान के मौलिक ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। हम सेकेंड पैरे की बात करेंगे। एक ऐसा मानदंड प्रस्तुत किया, हमेशा ध्यान दो इस बात को। पहली चीज कि प्रशासनिक व्यवस्था एवं कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए मानदंड प्रस्तुत। अब कौन से मानदंड हैं? हमेशा ध्यान दो इस बात को। पहला जो मानदंड है कि निर्मित कानूनों में नीति निर्देशक तत्व प्रतिबिंबित होते या नहीं। कानूनों में नीति निर्देशक तत्व प्रतिबिंबित होते हैं या नहीं, यह मानदंड है। नंबर बी की बात करें, हमेशा संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। अब आपको करना क्या है? यह मूल ढांचे की बात कर देनी है, वो नहीं कर सकती है। यह मानदंड है। यदि मूल ढांचे में संसद संशोधन करती है तो न्यायपालिका उस संविधान संशोधन को अवैध घोषित कर देगी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कानून का निर्माण करते समय नीति निर्देशक तत्व को ध्यान में रखना होगा। अब यह सेकेंड पैरे में आएगा, हमेशा ध्यान दो इस बात को। एक सारी चीज है, हम थर्ड पैरे में आएंगे। अब देखो, अब हम थर्ड पैरे की बात करेंगे। जब थर्ड पैरे की हम बात करेंगे तो सीधे विधायिका की निरंकुशता में बाधा खड़ी हुई, क्योंकि संसद, हमेशा ध्यान दो इस बात को, संविधान में मनमाना संशोधन
नहीं कर सकती है। संविधान के मूल ढांचे को बदलना असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक ढांचे को समय के अनुरूप परिभाषित करने पर बल दिया। यह कहा हम समय के अनुरूप इसे परिभाषित करते रहेंगे। अब ध्यान देना इस बात को, ये सारी बातें अब हम आएंगे 4th पैरे में, और 4th पैरे में निष्कर्ष की बात करेंगे। और निष्कर्ष में इतनी बात नहीं लिखनी है, मौलिक ढांचा भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में एक मील का पत्थर है। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में मील का पत्थर है। आंसर हमारा क्लोज। इतनी बातों का उल्लेख करना है। अगला ध्यान दो इस बात को, केशवन अनुवाद में जो मानदंड हमारा मौलिक ढांचा है। अब ध्यान देना इस बात को, केशवन अनुवाद के आलोक में आंसर लिखना है। ये बात हमेशा याद रखना है आप सबको। अगला क्वेश्चन देखो आप, हल्का सा जो भी जिक्र करना। अच्छा, एक से ध्यान देना इस बात को। फिर एक प्रश्न उठा कि मौलिक ढांचा भारतीय संविधान में मील का पत्थर साबित हुआ। स्पष्ट करें। अब एक चीज सोचो, जब प्रश्न यह पूछा जाए कि मील का पत्थर साबित हुआ तो आंसर कैसे चलेगा हमारा? फर्स्ट पैरा, हम मौलिक ढांचे बताएंगे। हमेशा ध्यान दो इस बात को। हमारा जो फर्स्ट पैरा होगा मौलिक ढांचे का अर्थ होगा। हमारा जो सेकंड पैरा होगा कि मौलिक ढांचा भारतीय मील का हमेशा, ये जो मौलिक ढांचा है भारतीय संविधान में मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि ये मील का पत्थर कैसे साबित हुआ? हमेशा ध्यान दो, क्योंकि सजीव संविधान के जो वास्तविक मूल्य हैं, संवैधानिक जो मूल्य है और संविधान सभा के जो आदर्श है, उसको बचाए रखने में सक्षम। मूल्य को सक्षम है हमेशा। यही नहीं,
बल्कि संविधान सभा के आदर्शों का संरक्षण करता है। हमेशा ध्यान दो, जैसे संविधान सभा के सदस्य संविधान सभा के जो सदस्य हैं, ये सदस्य पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य, संसदीय व्यवस्था, को बनाए रखने पर जोर देते थे। न्यायालय ने इन मूल्यों को मौलिक ढांचा घोषित कर दिया। अब मौलिक ढांचा घोषित करने का अर्थ यह है कि संसद इसमें संशोधन नहीं कर पाएगी। हमेशा ध्यान दो इस बात को। पहला पॉइंट, संविधान के वास्तविक मूल्य को बनाए रखने में सक्षम है। यही नहीं बल्कि संविधान सभा के आदर्शों का यह संरक्षण करता है। जैसे संविधान सभा के सदस्य चाहते थे भारत एक पंथ निरपेक्ष हो, लोकतांत्रिक गणराज्य हो और यहां पार्लियामेंट्री सिस्टम हो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इन सारे मूल्यों को मौलिक ढांचा घोषित कर दिया। परिणामतः संसद चाह कर भी इसमें संशोधन नहीं कर पाएगी। अब ध्यान देने इस बात को। हम दूसरी चीज बात करें। मील का पत्थर क्यों साबित हुआ? हमेशा कि जो संविधान है, ये मौलिक ढांचे ने संविधान के मूल स्वरूप को बचाए रखने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। स्वरूप को बचाए रखने में बड़ी भूमिका निभाता है। अर्थात संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर पाएगी। हमेशा ध्यान दो इस बात को। तो प्रशासन का और शासन का जो मूल स्ट्रक्चर है वो बना रहेगा। हम तीसरी चीज बात करें, मील का पत्थर माइलस्टोन क्यों साबित हुआ? माइलस्टोन का मतलब होता है एक रास्ता बताने वाला कि देखो ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, ये माइलस्टोन है। उसके बाद रास्ता ही बदल गया। हम नंबर 3 की बात करें। हमेशा विधायिका की निरंकुशता पर रोक, संसद की सर्वोच्चता खंडित तथा विधायिका की निरंकुशता पर रोक लगाता है। यह नंबर 3
नंबर 4 की बात करें हम लोग कि मौलिक ढांचों को समय के अनुरूप परिभाषित करने पर बल देकर ढांचे को समय के अनुरूप बल देकर न्यायपालिका ने संविधान को रखने पर बल दिया। ये माइलस्टोन है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम इसे समय के अनुरूप परिभाषित करते रहेंगे। और ये दे करके सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हमेशा जान दो। हम 5वीं चीज बात करें। 5वीं बात, हमेशा संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर बल दिया गया, लेकिन मौलिक ढांचे के कारण ध्यान दो, मौलिक न्यायपालिका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से विधि की उचित प्रक्रिया और मुड़ गई, जिससे न्यायिक सक्रियता का दौर शुरू हो गया। अब सोचो, आज हमेशा ध्यान दें इस बात को, और आज न्यायपालिका कई मुद्दों पर सरकार को निर्देश देती है कि आप ऐसा करो। आप ये माइलस्टोन है, हम इसकी बात कर चुके हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से विधि की उचित प्रक्रिया की ओर न्यायपालिका मुड़ गई। इससे न्यायिक सक्रियता का क्या हुआ, दौर शुरू हो गया। आप सोचो, हम थर्ड पैरे की बात करेंगे, थर्ड पैरे की बात करेंगे, और थर्ड पैरे में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। आज हम निष्कर्ष की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? निष्कर्ष में इतनी बातें लिखनी है। वस्तुतः मौलिक ढांचे को लेकर विवाद पैदा हुआ, किंतु विवाद का समाधान तभी संभव है जब दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। बेशक मौलिक ढांचा मील का पत्थर है, किंतु न्यायपालिका एवं विधायिका को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। अगला प्रश्न देखो आप। ये जो सारे प्रश्न हैं, ये फ्यूचर में प्रश्न बन सकते हैं। अब एक प्रश्न,
मौलिक ढांचे की विचार ने न्यायिक सर्वोच्चता की स्थापना कर दी तथा जागरूक एवं न्यायपालिका के निर्णय के प्रति संवेदनशील बना दिया। चर्चा करें। हमेशा मौलिक ढांचे के विचार ने न्यायिक सर्वोच्चता की स्थापना कर दी तथा विधायिका को जागरूक एवं न्यायपालिका के निर्णय के प्रति संवेदनशील बना दिया। डिस्कस करना है इस प्रश्न को, चर्चा करनी है इस प्रश्न पे। अब हम करेंगे क्या? हम फर्स्ट पेरे में यह बताएंगे मौलिक ढांचे का अर्थ क्या है। और जब मौलिक ढांचे की हम बात करेंगे तो बताओ क्या होगा। बेसिक जो स्ट्रक्चर है, हम सबसे पहले अर्थ की बात करेंगे। जो बेसिक स्ट्रक्चर है या क्या कहो, एक संवैधानिक मूल्य है, एक लिटमस पेपर है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यह इसका अर्थ है। अब एक चीज सोचो, यह फर्स्ट पैरा। नंबर 2, किस आधार पर कहा जा सकता है कि न्यायिक सर्वोच्चता की स्थापना कर दी। सेकेंड पैरा यह कहा जाता है न्यायिक कर दी, क्योंकि हमेशा ध्यान दो इस बात को, मौलिक ढांचे के विचार ने संसद की सर्वोच्चता को सीमित कर दिया। संसद की दूसरी चीज, मौलिक ढांचे को, मौलिक ढांचे को परिभाषित करने का अधिकार। न्यायपालिका के पास पूरी बात ध्यान देना। मौलिक ढांचे के विचार ने संसद की सर्वोच्चता को सीमित कर दिया। और दूसरी चीज, मौलिक ढांचे को परिभाषित करने का अधिकार न्यायपालिका के पास था। और न्यायपालिका इसे समय के अनुरूप परिभाषित करती है। न्यायपालिका इसे समय के अनुरूप हमेशा, यदि कोई संविधान संशोधन मौलिक ढांचे के विरुद्ध है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर देगी। एक बहुत बड़ी चीज, हम सेकेंड पैरे की बात करेंगे, थर्ड पैरे की बात करेंगे। विधायिका को जागरूक और न्यायपालिका के निर्णय के प्रति संवेदनशील बना दिया। हमेशा ध्यान दो इस बात को। हम आएंगे अब थर्ड पैरे में। अच्छा, एक और चीज बात करें, न्यायिक सर्वोच्चता बस इन्हीं 2 बिंदुओं का केवल उल्लेख करना है, क्योंकि ना तो शब्द है और ना तो टाइम है कि हम इसका विस्तार कर सकें। तब थर्ड पैरे में आएंगे।
और थर्ड पैरे में क्या है कि जागरूक एवं न्यायपालिका के निर्णय के प्रति संवेदनशील बना दिया। क्यों बना दिया? विधायिका को जागरूक एवं न्यायपालिका के निर्णय के प्रति संवेदनशील बना दिया। क्योंकि अब देखो, पहला रीजन क्या है? हमेशा अब विधायिका को या संसद को संविधान में संशोधन करते समय यह देखना पड़ता है कि इसे मौलिक ढांचे का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। संसद को संविधान में संशोधन करते समय यह देखना पड़ता है कि मौलिक ढांचे का उल्लंघन होता है या नहीं। दूसरी तरफ न्यायपालिका ने मौलिक ढांचे को समय के अनुरूप परिभाषित करने पर बल दिया। ने मौलिक ढांचे की पूर्ण व्याख्या नहीं की। हमेशा पूर्ण व्याख्या नहीं की, जिससे संसद सदैव जागरूक बनी रहती है, पहली बात। और निर्णयों के प्रति संवेदनशील बना दिया, क्योंकि विधायिका ने न्यायपालिका के निर्देश के अनुरूप अनेक कानूनों का निर्माण भी किया। हमेशा, क्योंकि विधायिका ने न्यायपालिका के निर्देश के अनुरूप अनेक कानूनों का निर्माण भी किया है, जैसे अब दो बातें होंगी। हम लोग पढ़ चुके शिक्षा का अधिकार और दूसरा है आरटीआई। याद रखना आप लोग, सूचना के अधिकार के संबंध में जो कानून बना है, उस कानून पर न्यायपालिका का निर्देश का प्रभाव अवश्य दिखता है। यह चर्चा करनी है। अब सोचो, हम चौथे पैरे में आएंगे, चौथे पैरे में, और फोर्थ पैरे की बात चूंकि चर्चा करनी है तो दूसरे पक्ष की बात करेंगे। परंतु हमेशा ध्यान दो इस बात को, हमेशा मौलिक ढांचे के कारण न्यायिक सर्वोच्चता की स्थापना हुई। किंतु इसका उद्देश्य न्यायिक विधायन की शुरुआत करना नहीं था, बल्कि उद्देश्य क्या था? संविधान के मूल स्वरूप को
बचाना। ये बातें हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। संविधान के मूल स्वरूप को बचाना इसका उद्देश्य था। कोर्ट ने कहा हम समय के अनुरूप परिभाषित करते रहेंगे। यह कह करके सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? संविधान को समय के अनुरूप गतिशील बनाने पर बल दिया। अब सोचो आप, ये सारी बातों का उल्लेख हम चौथे पैरे में करेंगे। अंत में आएंगे हम लोग पांचवा पैरा, और पांचवें पैरे में हम क्या किसकी बात करेंगे? पांचवें पैरे में हम करेंगे मौलिक ढांचा एक मील का पत्थर है। हमेशा तथा विधायिका एवं न्यायपालिका को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। आंसर हमारा क्लोज। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अगला जो प्रश्न है, एक चीज ध्यान देना इस बात को। अगला जो प्रश्न हमारा, कि मौलिक ढांचा का विचार एक मील का पत्थर है। अगला क्वेश्चन, मौलिक ढांचे का विचार भारतीय संविधान में एक मील का पत्थर है, किंतु इसने विधायिका एवं न्यायपालिका के बीच मधुर संबंध पर चोट भी पहुंचाई। परीक्षण करें। अब ध्यान देना इस बात को। यह प्रश्न देखो आप, मौलिक ढांचे का विचार भारतीय संविधान में एक मील का पत्थर है, किंतु इसने विधायिका और न्यायपालिका के बीच मधुर संबंध पर चोट भी पहुंचाई है। अब देखो, यह प्रश्न का मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं। एक मील का पत्थर है, क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मील का पत्थर क्यों है। यह प्रश्न पहले पैरे में जाएगा कि मौलिक ढांचा का अर्थ, सेकेंड पैरे में क्या जाएगा, मौलिक ढांचा एक मील का पत्थर है। मील का पत्थर क्यों है, हम इसकी बात करेंगे। थर्ड पैरे में आएंगे, अच्छा मील का पत्थर है क्योंकि ऊपर जो हम लोग क्वेश्चन का आंसर वो डिस्कस कर चुके हैं कि मील का पत्थर क्यों है। थर्ड पैरे में आएंगे,
विधायिका एवं न्यायपालिका के बीच मधुर संबंधों पर चोट पहुंचाई। क्योंकि हमेशा ध्यान दो इस बात को, क्यों पहुंचाई? परीक्षण करना इस प्रश्न का, क्योंकि हमेशा ध्यान दो, दो महत्वपूर्ण रीजन था। नंबर 1, मौलिक ढांचे के कारण न्यायिक सर्वोच्चता की स्थापना हुई। तथा इसे न्यायिक विधायन की शुरुआत मानी गई। हमेशा ध्यान दो, विधायिका ने हमेशा ध्यान दो इस बात को, न्यायिक सक्रियता को गलत माना। पूरी बात, मौलिक ढांचे का जो विचार आया, इसे न्यायिक सर्वोच्चता की स्थापना हुई। क्यों? कि मौलिक ढांचे को परिभाषित करने का अधिकार न्यायपालिका के पास है। न्यायपालिका मौलिक ढांचे को परिभाषित करती है और न्यायिक विधायन की शुरुआत इसलिए माना गया क्योंकि न्यायपालिका विधायिका को निर्देश देने लगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। संसद की सर्वोच्चता खंडित हो गई। अब सोचो, जिसकी सर्वोच्चता खंडित होगी, क्या वह पुराने संबंध को बरकरार रखेगा? और विधायिका ने क्या किया? न्यायिक हस्तक्षेप को, सक्रियता को गलत माना। कितनी बड़ी चीज। हम नंबर 2 की बात करें, पहला पॉइंट, हम नंबर 2 की बात करें। देखो, दूसरी बात कि मौलिक ढांचे को परिभाषित, पूर्ण से परिभाषित न करने के कारण विधायिका भ्रम की स्थिति में आ गई। मौलिक ढांचे को पूर्ण रूप से विधायिका आप सोचो, आप किसी को भ्रमित करोगे तो मधुर संबंधों पर प्रभाव तो अवश्य पड़ेगा। अब हमेशा ध्यान दो, हम थर्ड पैर में आएंगे और परीक्षण करेंगे, एग्जामिन की बात करेंगे। एग्जामिन हम लोग किसकी बात करेंगे? जब एग्जामिन की बात करेंगे हम लोग, अब इसको एग्जामिन करना है, क्या सही है और क्या गलत है। हमेशा बेशक मौलिक ढांचा मील का पत्थर है, किंतु इसका उद्देश्य न्यायिक विधायन की
शुरुआत करना नहीं है, क्योंकि आप सोचो इसका उद्देश्य क्या है। संविधान के मूल स्वरूप को बचाना है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। दूसरी चीज, इसका उद्देश्य है कि जो संविधान का मूल स्वरूप है वो बच जाए। हम दूसरी चीज बात करें, हमेशा याद रखना कि जो मौलिक ढांचा का विचार है, ये संविधान की जो आत्मा है, शासन व्यवस्था का जो स्वरूप स्ट्रक्चर है, उसको बचाना है। देखो पहली चीज। हम दूसरी चीज बात करें, न्यायपालिका ने अनेक निर्देश दिए, किंतु विधायिका ने स्वेच्छा से उसके अनुरूप कानून का निर्माण किया। हमेशा ध्यान दो, उसके अनुरूप कानून का निर्माण किया। न्यायपालिका ने दबाव नहीं डाला। ये सारी बातें करने के बाद हम अगले पैरे में आएंगे और निष्कर्ष की बात करेंगे। और निष्कर्ष में इतनी बातें करनी है, निष्कर्ष में इतनी बातें करनी है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। एक पॉइंट और हम बात करेंगे कि न्यायपालिका भी स्वयं भ्रम की स्थिति में आ गई। भ्रम की आ गई क्योंकि न्यायपालिका ने संसदीय व्यवस्था के साथ शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को भी हमेशा ध्यान दो, न्यायपालिका भी भ्रम की स्थिति में आ गई क्योंकि न्यायपालिका ने संसदीय व्यवस्था के साथ शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को भी मौलिक ढांचा घोषित कर दिया। हमेशा ध्यान दो, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को भी, यहां लिख रहा हूं, मौलिक ढांचा घोषित कर दिया। अब एक चीज सोचो, यदि यह मौलिक ढांचा हो गया तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम का गुण है। आपने इसे मौलिक ढांचा कैसे घोषित कर दिया आपने? ये बातें न्यायपालिका स्वयं भ्रम की स्थिति में आ गई क्योंकि न्यायपालिका ने क्या किया, संसदीय व्यवस्था के साथ शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को भी मौलिक ढांचा घोषित कर दिया। और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रेसिडेंशियल सिस्टम का गुण है। अब सो अंत में निष्कर्ष की बात करेंगे और निष्कर्ष में इतनी बातें करेंगे कि न्यायपालिका विधायिका दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। हमारा आंसर क्लोज। अगला क्वेश्चन देखो जरा। पहली चीज कि संविधान में देखो आप, हम संविधान के अगला क्वेश्चन,
संविधान में न्यायपालिका एवं विधायिका के अलगाव की बात की गई है, किंतु मौलिक ढांचे के विचार ने अलगाव को समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया। क्या आप इस मत से सहमत हैं? क्या आप मत से सहमत हैं? क्वेश्चन मार्क। देखो, इस प्रश्न को देखो आप। संविधान में न्यायपालिका एवं विधायिका के अलगाव की बात की गई है, किंतु मौलिक ढांचे के विचार ने अलगाव को समाप्त कर दिया। क्या आप इस बात से सहमत हैं? दो चीजें। आंसर क्या चलेगा कि संविधान में न्यायपालिका एवं अलगाव की बात की गई है, क्योंकि कानून के निर्माण का आधार जनप्रतिनिधि संस्था को है और न्यायपालिका जनप्रतिनिधि संस्था नहीं है। लोकतंत्र में कानून के निर्माण का अधिकार जनप्रतिनिधि संस्था को है और न्यायपालिका जनप्रतिनिधि संस्था नहीं है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। देखो आप, लोकतंत्र में कानून के निर्माण का अधिकार जनप्रतिनिधि संस्था को है और न्यायपालिका जनप्रतिनिधि संस्था नहीं है। हमेशा ध्यान दो, न्यायपालिका का काम है निर्णय लेना, जबकि विधायिका का काम है कानून का निर्माण करना। दूसरी चीज, विधायिका जवाबदेह है, न कि न्यायपालिका। जवाबदेह होती है हमेशा, न कि इसे अलग करने की बात की गई थी कि दोनों को अलग कर दो आप। अब एक चीज सोचो, मतलब संविधान में न्यायपालिका और विधायिका के अलगाव की बात क्यों की गई? क्योंकि लोकतंत्र में कानून के निर्माण का अधिकार जनप्रतिनिधि संस्था को है और न्यायपालिका एक जनप्रतिनिधि संस्था नहीं है। नंबर 2, विधायिका जो काम करती है जवाब विधायिका को देना है, न्यायपालिका को नहीं। अब सोचो आप, हम सेकेंड पैरे की बात करें, मौलिक ढांचे के विचार ने इस अलगाव को समाप्त कर दिया। यह कहा जाता है कि मौलिक
ढांचे के विचार ने इस अलगाव को समाप्त कर दिया। क्यों ये बातें क्यों की गई? हमेशा ध्यान दो, इसलिए की जा रही है कि मौलिक ढांचे के विचार ने न्यायिक विधान की शुरुआत कर दी। नंबर 1, मौलिक ढांचे के कारण न्यायिक विधान की शुरुआत। हमेशा ध्यान दो इस बात को, मौलिक ढांचे के न्यायिक विधान की शुरुआत हो गई। एक बहुत बड़ी चीज है ये। हमेशा दूसरी चीज क्या हुआ? सबसे बड़ी चीज कि संसद की सर्वोच्चता सीमित हो गई और न्यायिक सर्वोच्चता की शुरुआत हुई। संसद की सर्वोच्चता सीमित तथा न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित। और तीसरी चीज, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से विधि की उचित प्रक्रिया की ओर न्यायपालिका का झुकाव। हमेशा ध्यान दो इस बात को। 3 रीजन है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि अलगाव समाप्त हो रहा है। यह आरोप लग रहा है कि मौलिक ढांचे के कारण न्यायिक विधान की शुरुआत हो गई, संसद की सर्वोच्चता सीमित हुई और न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित हो गई। यह आरोप लग रहा है और न्यायपालिका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से विधि की उचित प्रक्रिया की ओर झुक गई। अब एक चीज सोचो, अब हम आएंगे 3rd पैरे में, लेकिन क्योंकि प्रश्न ये है, क्या आप इस मत से सहमत हैं? लेकिन इस मत से पूर्णतः सहमत नहीं हुआ जा सकता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। आखिर सहमत क्यों नहीं हुआ जा सकता? हमेशा कारण यह है, मौलिक ढांचे का उद्देश्य न्यायिक विधान की शुरुआत करना नहीं है, बल्कि संविधान के मूल स्वरूप की रक्षा करना है। उद्देश्य न्यायिक विधान की शुरुआत करना नहीं है, बल्कि संविधान के मूल स्वरूप की रक्षा करना है। पहला पॉइंट, हमेशा ध्यान दो इस बात को। मौलिक जो ढांचे का उद्देश्य है, न्यायिक विधान की शुरुआत करना नहीं है, बल्कि संविधान के मूल स्वरूप की रक्षा करनी है। यह इसका उद्देश्य है।
हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये इसका उद्देश्य है। पहली बात, हमेशा। दूसरा, उसको उद्देश्य क्या था? हमेशा ध्यान दो इस बात को, इसका उद्देश्य ये नहीं था। दूसरी चीज कि मौलिक ढांचों को समय के अनुरूप परिभाषित करने की बात करके न्यायपालिका ने संविधान को गतिशील बनाने पर बल दिया। को समय के अनुरूप परिभाषित करने की बात करके मौलिक ढांचे को समय के अनुरूप परिभाषित करने की बात करके संविधान को गतिशील बनाने पर बल दिया। हमेशा ध्यान दें इस बात को। फिर हम ये सारी बातें करने के बाद हम चौथे पैरे में आएंगे, और चौथे पैरे में हम चौथे पैरे की बात करेंगे, और चौथे पैरे में कहेंगे बेशक न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित हुई, बेशक न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित हुई, किंतु एक बात हमेशा याद रखना, हुआ किंतु इसका उद्देश्य भी विधायिका को निरंकुश बनने से रोकना था। किंतु कि सक्रियता का उद्देश्य जनहित के साथ की निरंकुशता को रोकना है। अंत में हम बात करेंगे निष्कर्ष, और निष्कर्ष में इतनी बातें करेंगे हम लोग। वस्तुतः दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। हमेशा ध्यान दो, दोनों को क्या करना होगा? एक दूसरे का सम्मान करना होगा। मतलब ये मील का पत्थर तो है ही, पर विधायिका और न्यायपालिका दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। ये मैं केवल पॉइंट बता रहा हूं, आपको लिखना है। शेष क्वेश्चन, इसमें लगभग 15-20 क्वेश्चन बनेंगे जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये ध्यान देना इस बात को, आगे हम बात करेंगे। संविधान संशोधन की दिशा और दशा। दिशा, संशोधन की दिशा क्या है? संविधान दिशा और दशा की बात करें हम लोग। अब एक दिन ध्यान देना इस बात को। एक सबसे बड़ी चीज तो ये है कि दिशा क्या है। इसको देखो आप, ये कहा जाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में एक संविधान होता है, और संविधान में संशोधन की व्यवस्था भी होती है। लेकिन
भारतीय संविधान में संशोधन की जो दिशा है वह लोकतांत्रिक है, क्योंकि वर्तमान में जितने संशोधन हो रहे हैं उसका उद्देश्य मौलिक अधिकारों का विस्तार करना तथा नीति निर्देशक जो तत्व उनको मूर्त रूप देना। अब देखा, पहली बात 86वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ कि शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया। 103वें संविधान संशोधन के द्वारा हमेशा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए अनुच्छेद 15 के 4 और 16 के खंड 4 के तहत आरक्षण की व्यवस्था की गई, रिजर्वेशन की बात की गई। यह संविधान संशोधन की बात करें, प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया और जितने भी संवैधानिक नियम हैं उन्हें अत्यधिक लोकतांत्रिक बनाने पर बल दिया गया। सोचो आप, जो संविधान में प्रथम संविधान संशोधन हुआ उसका उद्देश्य भी यही था, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो संविधान संशोधन की जो दिशा है वह लोकतांत्रिक है। दूसरी बात, प्रेजेंट टाइम में जो संविधान संशोधन हो रहा है उसका उद्देश्य शक्ति का विकेंद्रीकरण है। इसे 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों का गठन किया गया और पंचायतों का उद्देश्य क्या है? ग्रास रूट पर लोकतंत्र को मजबूत करना। अब सोचो आप, क्योंकि जब तक ग्रास रूट पर हमारा लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा तब तक सही तरीके से हमारी शासन व्यवस्था अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएगी। इसका मतलब यह है कि मौलिक ढांचे ने क्या किया, संविधान संशोधन को एक दिशा देना शुरू कर दिया और मौलिक ढांचे के परिणाम यह रहा कि हमारे हर संविधान संशोधन अत्यंत लोकतांत्रिक होता चला गया। हमेशा ध्यान दो, पहली चीज, केशवानंदवाद से पहले संविधान संशोधन की दिशा कुछ और थी। वहां उद्देश्य यह था सरकार को अत्यधिक मजबूत बनाना और शक्तियों का केंद्रीकरण करना। पर केशवानंदवाद के बाद शक्तियों का विकेंद्रीकरण सरकार का उद्देश्य बन गया। सामाजिक आर्थिक न्याय को मजबूत करना सरकार का लक्ष्य बन गया। इसलिए इसकी जो दिशा है संविधान संशोधन की वह लोकतांत्रिक है और शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर बल देता है। अक्सर देखा होगा कि मानव के अधिकारों का लगातार विस्तार किया जा रहा है और जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके बीच विवाद को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। ये दिशा है और दशा है। लिखो इसको आप, लिखो आप, संविधान संशोधन शासन व्यवस्था को गतिशील बनाकर क्रांति की संभावना को कम कर देता है। इसलिए प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में
संविधान संशोधन का प्रावधान है। पैरा चेंज। यदि भारतीय संविधान संशोधन की दिशा का विश्लेषण किया जाए तो यह कहना तर्कसंगत है कि नंबर 1, भारतीय संविधान संशोधन की दिशा, भारतीय संविधान संशोधन की दिशा लोकतांत्रिक अच्छा, एक बात याद रखना है, कुछ बातें हमेशा याद रखनी है आपको कि इस दिशा में 2 बातें हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना, इसके लिए क्या हुआ? मौलिक अधिकारों का निरंतर विस्तार। यह लगातार विस्तार हो रहा है। एक बार ध्यान दो इस बात को, कुछ पॉइंट हमेशा याद रखना है। अब एक करंट का जो भी एग्जाम्पल है आपको उल्लेख करना है। जैसे मैंने कहा 86वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। दूसरी चीज 103वां संविधान संशोधन। अगली बात प्रथम संविधान संशोधन। अक्सर देखा होगा प्रीवी पर्स की समाप्ति कर दी गई। प्रीवी पर्स में क्या होता है, जो रियासतों के राजा थे उन्हें पेंशन दी जाती थी। प्रीवी पर्स की समाप्ति कर दी गई। कुछ करंट के एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे। दूसरी चीज, इसकी जो दिशा है शक्तियों के विकेंद्रीकरण। जैसे 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन, इससे पंचायतों का गठन हुआ। अगली चीज देखा जाए, संसदीय व्यवस्था एवं संघवाद को मजबूत करने पर बल। अक्सर देखा होगा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना पर बल। न्याय की बल। इसके लिए क्या हो रहा है, नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन की बातें की जा रही हैं। इसका मतलब ये, हमारी जो संविधान संशोधन की दिशा है उस दिशा को देखो आप। मतलब संविधान संशोधन की दिशा क्या है? पहली चीज, लोकतांत्रिक मूल्यों को निरंतर मजबूत करना। इसके लिए निरंतर मौलिक अधिकारों का विस्तार किया जा रहा है। यदि संविधान संशोधन याद है तो याद है, डाल दिया तो बहुत अच्छा संदेश जाएगा।
86वां संविधान संशोधन से क्या हुआ? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया। 103वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए क्या किया गया? 10% आरक्षण की बात की गई, प्रीपेपर्स की समाप्ति की बात की गई। अब देखो आप, दूसरी चीज शक्ति केंद्रीकरण पर बल दिया गया, मतलब 73वां और 74वां संविधान संशोधन पर बल दिया गया। तीसरी बात, संसदीय व्यवस्था एवं संघवाद को मजबूत करने पर बल देने की बात की गई। अर्थात संविधान में जो भी संशोधन हो रहा है उसका उद्देश्य संसदीय व्यवस्था को मजबूत करना और संघवाद को मजबूत करना। अगली चीज, नीति निर्देशक तत्व के अनेक प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए संविधान संशोधन पर बल। जैसे प्रथम संविधान जो संशोधन हुआ उसमें क्या है? सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना की बात करें हम लोग, ये इसका उद्देश्य है। अंत में इसकी दिशा है क्या? विभिन्न संवैधानिक की मजबूती हमेशा ध्यान दो, विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं की मजबूती एवं की मजबूती पर बल दिया गया है। जैसे जब अधिकार को लेकर के विभिन्न संस्थाओं के विवाद पैदा होता है तो संविधान संशोधन के माध्यम से उन विवादों को समाप्त करने की कोशिश कर दी जाती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, संविधान संशोधन के माध्यम से मतदाता की उम्र घटाकर तंत्र में एक बड़े पैमाने पर लोगों की सहभागिता की बात की गई है। अब आपको यह करना है, ये दिशा है हमेशा। फिर हम बात करें, फिर एक दशा की बात करें, सिचुएशन क्या है? दिशा तो ये है, पर आज भी संविधान में संशोधन निरंतर जारी है। स्वतंत्रता के बाद इतने वर्षों बाद इतने संविधान संशोधन हो चुके हैं। कई बार प्रश्न ये उठता है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश की संविधान सभा के लिए एक पूर्ण संविधान का निर्माण करना अत्यंत कठिन काम है। जैसे एग्जांपल दो, भारत में संविधान लागू हुआ, वहां लागू होने के कुछ ही वर्षों बाद 51 में 1951 में प्रथम संविधान संशोधन कर दिया गया। एक चीज हो, इसका मतलब क्या था कि ऐसे संविधान का निर्माण अत्यंत कठिन है जो हर समय में उपयोगी बना रहे, जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, क्योंकि आज लिखने का काम ज्यादा हुआ है। लेकिन एक प्रश्न, जो भी प्रश्न मैंने उठाया है उन सबको आप लोग क्या करोगे? लिखोगे आंसर तो मजा आएगा। थैंक यू।